नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खीरा। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास में। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? ऑडियो सभी को क्लियर आ रहा है? वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है? तो यस लिख दीजिए जल्दी से। चलिए तो आज से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसमें आज से हम यहां पर स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। जी हां, रिसर्च एप्टीट्यूड आज से हम यहां पर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यानी शोध शोध अभिक्षमता, शोध अभिक्षमता जो है आज की क्लास में हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। लगातार अब यही टॉपिक चलेगा, पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद नया टॉपिक हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल इत्मीनान से समझिएगा, मैं एकदम बेसिक से बाइलिंगुअल आपको पढ़ाने वाला हूं। कॉन्सेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया ना तो फिर आपको कोई भी टाइप के क्वेश्चन जो होंगे बनाने में आसानी मिल जाएगी। तो एक बार कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना। साथ में जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड हम उस पे एमसीक्यू भी करेंगे, है ना। तो आपको थ्योरी भी मिल जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा, एमसीक्यू भी मिल जाएगा, है ना। तो यूट्यूब पे अभी स्टार्ट होंगी क्लासेस, अभी तो ऐप पर ही चलेंगी। यूट्यूब पे जो आपकी क्लासेस है वो भी स्टार्ट होंगी, फिलहाल अभी ऐप पर ही चलेगी। चलिए तो बात करते हैं यहां पर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की, है ना। रिसर्च एप्टीट्यूड की हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम यहां पर देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की पूरी, ठीक है। अब देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभिक्षमता होता क्या है ना। उसके पहले हम सिलेबस जरूर यहां पर क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमें रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है। चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपी सेट की कर रहे हो या अदर सेट एग्जाम की कर रहे हो, तो आपको सब में क्या क्या सिलेबस आता है वो मैं यहां पर आपको डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले जो आपको टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ना है वो है आपका रिसर्च की मीनिंग। जी हां, रिसर्च की जो मीनिंग है, आपका जो रिसर्च का अर्थ है, ये सबसे पहले आपको पढ़ना होता है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी होगी यानी विशेषताएं पढ़नी होंगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे विशेषताओं से आपको देखने को मिलते हैं। विशेषताओं से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आपको यहां पर पढ़ना है ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। रिसर्च का क्या उद्देश्य होता है उसके बारे में आप जानेंगे, है ना। तो ये पहला टॉपिक है आपका जो आप पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो आपको पढ़ना है रिसर्च एप्टीट्यूड में वो है एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी जो है एक्चुअल में जिसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान मीमांसा कहते हैं। जी हां, ज्ञान मीमांसा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप देखेंगे एग्जाम में आपको काफी बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एपिस्टोमोलॉजी से। सेट एग्जाम में भी काफी बार क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग स्टेट के, या यूजीसी नेट में भी देखेंगे तो एपिस्टोमोलॉजी से यहां पर आपको क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे सोर्स ऑफ नॉलेज, इसी के साथ आप देखेंगे सोर्स ऑफ नॉलेज। जी हां, ज्ञान का स्रोत। भाई कौन कौन तरीकों से, कौन कौन से स्रोत होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, वो हम देखेंगे। इसी प्रकार आप यहां पर देखेंगे क्या, आप देखेंगे रिसर्च पैराडिज्म। रिसर्च पैराडिज्म यानी आपका अनुसंधान उपमान, ये आप देखेंगे, है ना। इस पे भी क्वेश्चन आपको हो सकता है। उपमान कह लो, कई जगह आपको प्रतिमान लिखा है, तो अनुसंधान प्रतिमान क्या होता है, इसमें जो टाइप है एक्चुअली में वो आपको पूछ सकता है, तो वो आपको यहां पर पढ़ना होगा।
इसी प्रकार आपको क्या पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ स्केल, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ स्केल से, है ना। तो मापन के प्रकार आपको पढ़ने, अलग अलग जो मापनी होती हैं, मापन के प्रकार जो है आपको पढ़ने होंगे। इसमें भी दो जो इंपॉर्टेंट प्रकार हैं वो हम एग्जाम में हमेशा देखते हैं। एक तो आपका हो गया इसमें एटीट्यूडनल, ठीक है, एटीट्यूडनल यानी व्यवहारिक, यानी व्यवहार से रिलेटेड, है ना। और दूसरा आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिकल, है ना। आपको पढ़ना है यहां पर स्टैटिस्टिकल वाला, स्टैटिस्टिकल यानी सांख्यिकीय, है ना। तो ये आपको टाइप ऑफ स्केल के अंदर, मापन के अंदर जो है पढ़ना होगा। इसके बाद अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक है टाइप ऑफ वेरिएबल्स। जी हां, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यानी चरों के प्रकार, चरों के प्रकार आपको पढ़ना है। चरों के प्रकारों के बारे में आपको पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है चरों के प्रकार के अलावा, फिर है आपकी सैंपलिंग टेक्निक। जी हां, सैंपलिंग टेक्निक्स जो है ये आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में हमेशा आप देखेंगे क्वेश्चन आता ही आता है सैंपलिंग टेक्निक से, यानी न्यायदर्श की विधियां, इसे न्यायदर्श कहा जाता है। तो न्यायदर्श की विधियां आपको पढ़नी है, सैंपलिंग टेक्निक जो है आपको पढ़नी है। इसमें भी आप देखेंगे तो दो सैंपलिंग टेक्निक जो होती है, एक तो आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी वाली यानी प्रायिकता वाली, दूसरी होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी वाली यानी अप्रायिकता वाली, या मैं कहूं पहली हो गई संभावना वाली, तो दूसरी हो गई असंभावना वाली। तो ये आपको क्या है पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सैंपलिंग टेक्निक। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, है ना, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको पढ़ना है हाइपोथेसिस। जी हां, हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है, साथ में एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पढ़ना है, एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पढ़ना है। तो भैया एक तो आपको परिकल्पना के बारे में पढ़ना है, परिकल्पना के बारे में, और परिकल्पना परीक्षण की त्रुटि पढ़ना है, परीक्षण में त्रुटि जो है आपको पढ़ना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस से आप देखेंगे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपोथेसिस, तो इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। फिर आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। जी हां, टाइप ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान के प्रकार, जिसके अंदर अलग अलग अनुसंधान पढ़ेंगे, है ना, चाहे वो आपका क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो, डिस्क्रिप्टिव हो, पोस्ट फैक्टो हो, अलग अलग टाइप, जितने टाइप के होते हैं ना अनुसंधान के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से हमेशा एक क्वेश्चन कंफर्म होता है एग्जाम में टाइप ऑफ रिसर्च से, तो इसको बहुत अच्छे से आपको क्या है पढ़ना है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक में दो कैरेक्टरिस्टिक से हमेशा क्वेश्चन आता है, एक है आपकी वैलिडिटी यानी वैधता, यहां से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और दूसरी है आपकी रिलायबिलिटी, इससे भी हमेशा आप देखेंगे क्वेश्चन आता है, एक वैधता यानी वैलिडिटी से, दूसरी रिलायबिलिटी यानी आपकी विश्वसनीयता, है ना। तो इससे हमेशा आप देखेंगे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आता है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान रखिएगा। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों बहुत डिटेल में आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है मेथड एंड स्टेप इन रिसर्च। जी हां, मेथड्स एंड
स्टेप्स इन रिसर्च। हम कौन सी मेथड का प्रयोग करेंगे, है ना, हम कौन सी मेथड का प्रयोग करते हैं, हम कौन सी अनुसंधान का तरीका ढूंढेंगे, है ना, अनुसंधान के तरीके के बारे में, तरीके और अनुसंधान के तरीके और उनके चरण, स्टेप, चरण कह लो, पद कह लो, है ना, कौन से स्टेप्स आते हैं अनुसंधान में, वो हमको पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर, इसी प्रकार आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, है ना। तो भैया आईसीटी का जो आप प्रयोग पढ़ोगे, है ना, अनुप्रयोग पढ़ोगे, आईसीटी का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। तो आईसीटी का अनुप्रयोग पढ़ना है कि कैसे आईसीटी का यूज करके, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अलग अलग रिसर्च को बढ़ावा देते हैं, जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स हो गए कई, है ना, वो आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है रिसर्च की स्कीम। ये लेटेस्ट है, करंट अफेयर पे बेस्ड हो सकती है ना, रिसर्च स्कीम। जी हां, रिसर्च की स्कीम जो है ये करंट अफेयर पे आधारित हो सकती है। अनुसंधान से संबंधित जो आपकी भारत सरकार या फिर आपकी जो योजनाएं चलाते हैं, उन योजनाओं को आपको पढ़ना है ना, योजनाओं के पढ़ना है, जैसे शोध गंगा, शोध सिंधु, है ना, इस तरह की जो योजना है, या कोई नया पोर्टल आ गया रिसर्च से रिलेटेड, तो उसको आपको पढ़ना होगा। इसी प्रकार आपको क्या पढ़ना है, इसी प्रकार आपको रिसर्च इथिक्स पढ़ना है, रिसर्च इथिक्स पढ़ना है, और आपको लास्ट जो पढ़ना है वो है पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू, है ना, पीयर रिव्यूज, और साथ में स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग या स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग भी जिसे हम कहते हैं, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, यानी आपका संदर्भ की शैली, है ना, संदर्भ की शैली, और आपका शोध संचयन। तो भैया ये हो गया शोध संचयन, पीयर रिव्यू जिसे हम कहते हैं, शोध संचयन और संदर्भ की शैली, अलग अलग फॉर्मेट जो हम यूज करते हैं, है ना, उनके बारे में, फिर जैसे आर्टिकल हो गए, है ना, सेमिनार हो गए, इनके बारे में। तो इतना सारा आप देखेंगे सिलेबस है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का। जी हाँ, इतना सारा सिलेबस पूरा मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अभी यहां पे किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग सिलेबस तो बिल्कुल कमेंट करें, बाकी मैं आगे चलता हूं। तो ये जो सिलेबस है हमें कवर करना है, पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड हो जाएगा। मैं इसमें आपको लगभग 500 के आसपास एमसीक्यू भी करवा दूंगा, 10 क्लास, लगभग 10-12 क्लास एमसीक्यू की भी हो जाएंगी। साथ में हमारा रिसर्च की जो थ्योरी है वो तो मैं आपको यहां पर बेहतरीन तरीके से बायलिंगुअल पढ़ाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली वैसे तो आपको। लेकिन इनकेस आपको कोई डाउट लगता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से स्टार्ट होती है हमारी आज की पहली क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे यहां पर रिसर्च क्या होता है भाई, रिसर्च क्या होता है ना, रिसर्च क्या होता है। अब मैं इसको ऐसे क्यों बोल रहा हूं, रिसर्च ऐसे क्यों बोल रहा हूं, रिसर्च अनुसंधान क्या होता है भाई, अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान क्या होता है ना। तो भैया अगर इसकी मीनिंग पे जाएंगे तो रिसर्च का मतलब क्या है, री का मतलब होता है आपका क्या, री का मतलब होता है अगेन। जी हां, री का मतलब होता है अगेन, या मैं कहूं हिंदी में पुनः, है ना, या दोबारा, दोबारा भी आप कहते हो, है ना, दोबारा। तो भैया अगेन, पुनः या दोबारा। संधान यानी सर्च का आप देखेंगे तो भैया इसका मतलब क्या है, फाइंड या डिस्कवर। सर्च का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खोजना, फाइंड करना, है ना, किसी चीज को खोजना, है ना, ये आपका होता है। तो रिसर्च एक्चुअल में क्या है, रिसर्च है दोबारा से किसी चीज की खोज करना, है ना, रिसर्च दोबारा से किसी चीज की क्या करना, खोज करना, ये आपका क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है ना। तो बेसिक सी चीज है कि भाई रिसर्च अनुसंधान, तो
अनुसंधान मतलब री और सर्च से बना शब्द है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुनः यानी दोबारा से किसी चीज की खोज करना या फिर उसमें कोई चीज को नया आप लगाना। तो रिसर्च एक्चुअल में क्या है, दोबारा से किसी चीज की खोज करना है ना। तो ये आपका हो गया रिसर्च के बारे में। इसी प्रकार आप देखेंगे रिसर्च हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं यहां पर रिसर्च में आगे इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्शन करेंगे, किसके थ्रू कलेक्ट करते हैं। कोई भी रिसर्च करेंगे होगी तो उसमें जो इंफॉर्मेशन होगा वो जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो भैया इंफॉर्मेशन कलेक्शन थ्रू, इंफॉर्मेशन कलेक्शन थ्रू। तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, यानी सूचना का संग्रहण का तरीका क्या होगा, सूचना का संग्रहण का तरीका क्या होना चाहिए, वो हम देखते हैं। तो किस किस माध्यम से हम सूचना को एकत्र करते हैं। आप कोई स्टडी कर रहे हो तो आप किससे करते हो, एक तो आप अपनी बुक से करते हो यानी किताब से करते हो, है ना। ऐसे ही आप बुक्स के अलावा रिसर्च करते हो तो किससे करते हो, जर्नल से करते हो यानी शोध पत्रिका जो होती है उससे करते हो, है ना। अलग अलग जर्नल ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, उससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको किससे मिलती है, मैगजीन से मिलती है ना। मैगजीन से मिलती है अलग अलग इंफॉर्मेशन। तो भाई मैगजीन का आप यूज करते हो, पत्रिका का आप क्या करते हो, यूज करते हो। अलग अलग पत्रिकाओं का माध्यम से आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो या रिसर्च करते हो। इसी प्रकार जर्नल हो गए। और आपको कोई भी जानकारी कहां से मिलती है, तो भैया एक तो हमारी प्रकृति हो गई, नेचर हो गया। भाई नेचर से भी तो आप बहुत सारी जानकारी लेते हो ना। जैसे मैं कहूं कि भाई पेड़ लगाना है, एग्रीकल्चर करना है, तो आपको नेचर से मिल रहा है कि आपने बीज बोया और उससे पौधा निकला, पौधे से पेड़ बना, पेड़ से दोबारा से क्या मिल रहा है, आपको फल मिल रहा है। तो आपने नेचर से ही जानकारी ली ना। जो आदि मानव थे, जो पूरा पाषाण काल में थे, उन्होंने कैसे खेती का आविष्कार किया, यही तो देखा कि एक बीज फेंका था, कुछ दिनों बाद उससे पौधा निकला, पौधे से वो कुछ सालों में पेड़ बना। तो नेचर से भी आप क्या है, सूचना को एकत्र करते हो, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। ऐसे ही आपका आता है एक्सपीरियंस। जी हां, एक्सपीरियंस से भी आप क्या करते हो, सूचना को एकत्र करते हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिना एक्सपीरियंस के नहीं मिलेंगी, जैसे दिल का टूटना। जब तक आप प्यार नहीं करोगे किसी से, जब तक धोखा नहीं खाओगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि धोखा खाना क्या होता है। तो एक्सपीरियंस से आपको क्या है, धोखा खाना मिलता है। या फिर कोई चीज आप देखोगे, एक छोटा बच्चा होता है, दौड़ता रहता है एकदम, और एकदम अगर गिर जाएगा तो उसे समझ आएगा कि ज्यादा तेज दौड़ने से मैं गिरा और मुझे क्या लग गई, चोट लग गई। तो वो कैसे मिला, उसको एक्सपीरियंस से मिला। तो भाई जानकारी कैसे हुई, वो इन माध्यमों से होती है, चाहे किताब हो, चाहे जर्नल हो, चाहे मैगजीन हो, चाहे नेचर हो, चाहे एक्सपीरियंस हो। इनसे ही आप क्या है, जो भी चीजें क्या है आप लेके आते हो, है ना। इसी प्रकार आपका रिसर्च यानी आपने जान ही लिया, अगेन फाइंड, डिस्कवर। तो भैया रिसर्च में जरूरी नहीं है कि आपने नई चीज ही लाना हो, है ना। तो ब्रिंग समथिंग होता है, जरूरी नहीं है। ब्रिंग समथिंग का मतलब होता है कुछ तो लाओ। अब इसमें ब्रिंग समथिंग में कुछ नई चीज भी हो सकती है, कुछ मॉडिफाई भी हो सकती है रिसर्च में, और कुछ अनडिस्कवर भी हो सकती है। जैसे आपका कोरोना वायरस, है ना। जब कोरोना वायरस आया तो किसी को नहीं पता था, अनदेखा था, वो अनडिस्कवर था। लेकिन बाद में जब उसमें रिसर्च की गई, पेशेंट्स को देखा गया, तब समझ में आया कि नहीं भाई ये तो रिसर्च हुई, तब पता चला कि भैया ये क्या है, अनडिस्कवर है। लोगों को पहले से होते आ रहा होगा। जैसे कई बीमारियां ऐसे हैं, हमारे दादा परदादा उनसे पहले के लोगों को होती आई होंगी। मलेरिया का किसी को नहीं पता होगा, जॉन्डिस का किसी को नहीं पता होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमने उस पर रिसर्च की, हमें पता चला नहीं यार ये तो मच्छर के काटने से होता है मलेरिया।
है ना, जॉइंडिस गंदा पानी और ये गंदा खाना खाने से होता है। तो ये सब चीजें आपको कैसे पता चली, जब आपने क्या की, रिसर्च की। तो रिसर्च आपने जान लिया, इंफॉर्मेशन कलेक्शन जान लिया किस तरह से करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब यहां पर, अब बात करते हैं, हमें रिसर्च तो हम कर रहे हैं, अब रिसर्च के लिए हमें मोटिवेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या होगा, क्यों हम रिसर्च करें, मोटिवेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। हम रिसर्च तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च का मोटिवेशन और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यानी हमारे रिसर्च की प्रेरणाएं और हमारे अनुसंधान का उद्देश्य क्या होगा, हमारे अनुसंधान का उद्देश्य क्या होगा, यह हमें जानना जरूरी है भाई, क्योंकि बिना उद्देश्य जाने आप चीजें नहीं कर सकते। तो उद्देश्य का जानना जरूरी है, बिल्कुल, है ना, उद्देश्य का जानना जरूरी है, बिल्कुल, है ना। तो उद्देश्य क्या है भाई हमारी रिसर्च का, वो हमें पता होना चाहिए। मोटिवेशन क्या है, कैसे हम रिसर्च के लिए मोटिवेट होते हैं। तो एक तो भाई रिसर्च करने पर आपको क्या है, डॉक्टरेट की डिग्री, पीएचडी, है ना। आप रिसर्च करेंगे, किसी सब्जेक्ट में घुस जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी पीएचडी की डिग्री। तो एक मोटिवेशन लोगों में यह भी होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा किसी चीज में घुसता हूं तो मुझे क्या मिलेगी, पीएचडी की डिग्री मिलेगी, हायर क्वालिफिकेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दूसरा मोटिवेशन ये मिलता है कि मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा। एक मोटिवेशन ये भी है भाई कि भाई मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा, उसके बाद फिर क्या है, प्रोफेसर बन जाऊंगा। तो एक मोटिवेशन ये भी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों पे शोध करूं, तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगा तो मैं ज्यादा लोगों को पहुंचा पाऊंगा। इसके अलावा आपका क्या है, इसके अलावा आपका होता है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, यानी समाज के लिए कुछ करूंगा, मैं समाज के लिए करूंगा। अब कई लोग रहते हैं ना कि उनका जीवन जो है समाज के लिए ही होता है ना। कई लोग जो हैं जिनका जीवन समाज के लिए होता है कि नहीं मैंने ये दवा की खोज की, ये दवा से हमारी सोसाइटी, गरीबों का क्या होगा, कल्याण होगा। तो समाज के लिए आप क्या कर रहे हो। तो एक मोटिवेशन ये भी मिलता है। आप भी क्या है, अच्छे से यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाओगे, सेट क्वालिफाई हो जाओगे, तो फिर आप क्या करोगे कि नहीं सर मैं तो गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा, उनको हायर एजुकेशन तक लेके जाऊंगा। तो एक समाज के लिए भी आप क्या करते हो। दूसरा एक होता है आपका इंटेलेक्चुअल सर्टिफिकेशन, यानी आपके खुद के बौद्धिक संतुष्टि के लिए भी करते हो भाई। खुद के बौद्धिक संतुष्टि के लिए भी क्या है, इंसान कई बार करता है कि नहीं यार घूमने तो जाना है, मजा आएगा घूमने जाएंगे, तो अपने लिए करता है ना। तो कई बार आप अपने लिए भी करते हो कि नहीं यार एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालूंगा तभी तो अच्छी जॉब मिलेगी तो पैसे आएंगे, तो फिर मैं हर चीज को क्या है अपनी फुलफिल कर सकता हूं। मुझे कहीं घूमने जाना है, किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। तो एक खुद की इंटेलेक्चुअल सर्टिफिकेशन भी बहुत क्या है, जरूरी होती है। तो मोटिवेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो रिसर्च में आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहां पर दोस्तों बात करते हैं आपके मेजर अप्रोच, है ना। दो मेजर अप्रोच हम पढ़ेंगे आगे चल के भी टाइप ऑफ रिसर्च में। दो मेजर अप्रोचेस जो हैं यानी दो मुख्य उपागम या दो प्रमुख उपागम जो है, प्रमुख उपागम के बारे में हम पढ़ेंगे, अप्रोच के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। इसको डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पर हम इंट्रो के रूप में जान लेते हैं दो मुख्य उपागम क्या होंगी, दो मेजर अप्रोच क्या होती हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। कोई भी रिसर्च हो वो दो तरीके से ही की जाती है, दो अप्रोच से ही क्या है उसको आप कर सकते हो।
पहली अप्रोच कहलाती है क्वांटिटेटिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक। ठीक है, तो एक अप्रोच तो हो गई आपकी क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक। दूसरी होती है दोस्तों, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक। ठीक है, दूसरी होती है आपकी क्वालिटेटिव गुणात्मक। ठीक है, तो ये दो अप्रोचों के बारे में हमको क्या है, अच्छे से क्या है पढ़ना है। दो अप्रोचों के बारे में हमको क्या है यहां पर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब इनको समझिए, दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है उनको समझिए, ताकि इनकेस कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा, क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले नाम है मात्रात्मक यानी क्वालिटेटिव नाम से समझ में आ रहा है, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक नाम से समझ में आ रहा है कि ये किससे संबंधित होगी, नंबर रिलेटेड होगी, है ना, यानी संख्या से रिलेटेड होगी, संख्या से इसका क्या होगा, संबंध होगा, नंबर से संबंध होगा। जबकि क्वालिटेटिव नाम से समझ में आ रहा है भाई, क्वालिटेटिव गुणात्मक यानी किससे संबंधित होगी, ये क्वालिटी से रिलेटेड होगी, यानी आपकी गुणवत्ता से रिलेटेड होगी, गुणवत्ता से संबंध रखती होगी, है ना। तो मेजर डिफरेंस तो यही है कि यहां पर जो डेटा रहता है वो नंबर्स में रहता है, जबकि यहां पर जो डेटा होगा, जो आंकड़ा होगा, वो किसमें होगा, क्वालिटी में होगा, है ना। इसके बाद यहां पर एक चीज याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव में जो डेटा होता है, जो आपका डेटा जो होता है ना, वो कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। ऑब्जेक्टिव डेटा का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब आपका वस्तुनिष्ठ, जिसे हम कहेंगे, या फिर इसको सिंपल भाषा में समझाऊं ऑब्जेक्टिव को, तो सरफेस लेवल पर, है ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऊपर भाई, है ना, ऊपर पढ़ लेना, ज्यादा डिटेल में मत जाना। तो यहां पर जो डेटा रहता है ना, ऊपर लेवल का होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा होता है, जबकि यहां पर आपका जो डेटा होगा वो कैसा होगा, सब्जेक्टिव डेटा होगा। सब्जेक्टिव मतलब आपका सिंपल भाषा में कहें तो इन डेप्थ, है ना। इन डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई से अध्ययन, है ना, गहराई से अध्ययन आपका एक्चुअल में, मतलब यहां पर जो डेटा होगा आपका वो कैसा होगा, जो डेटा होगा वो सब्जेक्टिव टाइप का होगा, बहुत गहराई से उसका अध्ययन होगा, जबकि यहां पर डेटा होगा वो कैसा होगा, केवल ऊपर आप अध्ययन करोगे। जैसे कई बार कुछ टॉपिक मैं आपको बोलता हूं कि इसको भाई ऊपर पढ़ लेना, है ना, ये बोलता हूं ना, इसको ऊपर पढ़ लेना, इसका मतलब क्या है कि बस हल्का पढ़ लो। लेकिन यही मैं बोलूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, बहुत डेप्थ में पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि हाँ डेटा सर कैसा है, इन डेप्थ है, मतलब सब्जेक्टिव है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है मेथड्स में। इसके बाद ये मेथड आप देखेंगे दोस्तों, ये मेथड जो है आपकी कैसी होती है, फॉर्मल होती है। फॉर्मल मतलब औपचारिक होती है, फॉर्मल। जैसे आप फॉर्मल कपड़े पहनते हैं ना भाई, आप ऑफिस में जाएंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मल कपड़े पहन के जाएंगे, है ना, शर्ट हो गई, नीचे पैंट हो गई, नीचे आपके फॉर्मल शूज हो गए, है ना, जो ब्लैक या ब्राउन वाले होते हैं। तो ये जो मेथड है क्वांटिटेटिव, ये मात्रात्मक मेथड में आप देखेंगे ये फॉर्मल होती है, जबकि क्वालिटेटिव जो होती है इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, मतलब जैसे कई बार क्या होता है, आप शादी ब्याह में जाते हैं तो फॉर्मल नहीं पहनते, आप जीन्स टी शर्ट डाल लेते हैं, अनौपचारिक तरीके से चले जाते हैं, इनफॉर्मल तरीके से चले जाते हैं।
ये मेथड कैसी होती है दोस्तों? ये मेथड क्वांटिटेटिव मेथड होती है रिजिड। जी हां, रिजिड होती है एकदम भैया। रिजिड मतलब एकदम कठोर होगी, कोई बदलाव नहीं कर सकते। जबकि आपकी क्वालिटेटिव कैसी होती है? क्वालिटेटिव होती है आपकी फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल, यानी आपका लचीला होती है ये, है ना, लचीली होती है ये। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कोविड के दौरान जॉब कर रहे थे तो ज्यादातर लोग जो थे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो वर्क फ्रॉम होम एक तरह से क्या था? आपका फ्लेक्सिबल था, अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, कोई देखने वाला नहीं रहता। लेकिन यही आप ऑफिस में करते हो तो आपको कैसे हो जाता है? रिजिड हो जाता है कि बार बार ब्रेक नहीं लेना है, बार बार बॉस की निगाहें रहती हैं। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि क्वालिटेटिव में जो मेथड्स हम यूज होंगे वो फ्लेक्सिबल होती है, जबकि ये आपकी रिजिड यानी कठोर होती है। इसी प्रकार ये जो होती है आपकी क्वांटिटेटिव, ये स्ट्रक्चर्ड होती है ना, स्ट्रक्चर यानी संरचित होती है। मतलब एक इसका एक रूप होता है ना, कि भैया ये करना है उसके बाद ये करना है। जबकि ये कैसी होगी? अनस्ट्रक्चर्ड होती है, इसका कोई रूप नहीं है भाई, इसका कोई रूप नहीं होता। अनस्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर यानी असंरचित, असंरचित होती है। अब अनस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है इसको समझिए पहले, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि आप किसी शादी में जाते हैं तो वहां पर प्रॉपर बुफे सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर होता है कि भाई पहले पानी पूरी का स्टॉल, बाद में उसके बाजू में चाट का स्टॉल, उसके बाजू में चाइनीज का स्टॉल, एकदम प्रॉपर रहता है कि भैया ये खाएंगे, फिर आखिरी में कोने में मीठे का स्टॉल, बीच में खाने का स्टॉल, मतलब जो मेन कोर्स होता है उसका स्टॉल। तो एक स्ट्रक्चर है। जबकि यहां पर अनस्ट्रक्चर है। अनस्ट्रक्चर जैसे आप भंडारे में जाते हैं तो भंडारे में क्या होता है? आप वेट नहीं करते कि भैया नहीं पहले तो चावल आएगा वही लूंगा मैं, जो आता जाता है वो आप क्या करते हो? भैया डाल दीजिए, भैया डाल दीजिए, कर देते हैं। तो ये दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस होता है। यहां से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को अच्छे खासे मिल सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से कह रहा हूं मैं आप लोगों को कि इनको बहुत अच्छे से आपको क्या है याद रखना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसको आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन मेजर अप्रोच आप देखेंगे, मेजर अप्रोच जो है हमारे रिसर्च की वो ये दो ही है जिसके बारे में आगे तक आपको देखने को मिलेंगे, और इससे एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी को कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दे, ठीक है। चलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं, देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, अब यहां से चालू करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। यहां से हम चालू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च यानी आपके अनुसंधान की विशेषताएं, अनुसंधान की विशेषताएं। अब देखिए, अनुसंधान की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमको क्या है पढ़नी है ना। बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमको पढ़नी है, और उनके बारे में हम यहां पर क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक करके। चलिए, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट विशेषता है उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी यानी हिंदी में कहें तो वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए, कोई भी रिसर्च करेंगे तो उसकी एक खासियत होनी चाहिए कि वो रिसर्च कैसी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, उसमें वस्तुनिष्ठता हो। अब इसको ऐसे समझिए कि आप किसी दुकानदार के पास गए हैं
या फिर आप किसका झगड़ा हो गया और आपका झगड़ा अपने दोस्त से ही हुआ है, किसी कॉमन से, आप दूसरे दोस्त को लेके आएंगे और बोलेंगे बताओ गलती किसकी थी। तो ये ना हो जो दूसरा दोस्त हो वो आपके दोस्त का पक्ष ले ले। तो ऑब्जेक्टिविटी डिसाइड करती है कि भाई कोई भी जो रिसर्च है आपकी उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, यानी नो बायसनेस। जी हां, नो बायसनेस, इसका मतलब है कि कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। मतलब आप पहले से तय नहीं करोगे, पहले से पूर्वाग्रह नहीं लेके चलोगे कि नहीं मुझे तो भैया रिसर्च करके क्या लोगों करना ही है। आप रिजल्ट का वेट करोगे, पहले से अपना दिमाग क्या है डिसाइड नहीं करोगे कि नहीं भैया ये तो करना ही है, गलत रिजल्ट हो या सही हो मैं तो इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा ही करूंगा, है ना। तो नो बायसनेस, कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए पहले तो भैया। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है कि बायसनेस नहीं हो से बचना चाहिए, यानी आपका पूर्वाग्रह से क्या है बचना चाहिए, पहले से आप डिसीजन नहीं बना के चलोगे, है ना। दूसरा है कि रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन शुड केप्ट, रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन शुड केप्ट, इसका मतलब यह है कि आपने जो भी रिसर्च की है उसकी जानकारी का, उसकी जो जानकारी होगी, है ना, उसका आपको क्या है रिकॉर्ड रखना होगा। ऐसे नहीं कि आपने प्रोडक्ट बना दिया, आपके प्रोडक्ट में आपने बस सही सही चीजों को दिखा दिया रिजल्ट में और जो फेल्यूर थी उसको छुपा लिया। जैसे कोविड वैक्सीन के कारण आपने देखा था, बाद में जब उस पे लगा स्टे, वहां पे जाके विदेश में जब उस पे जांच हुई तो पता चला कि कुछ उसके साइड इफेक्ट भी आए, लेकिन जब वो लॉन्च हुई थी तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट ऐसे जो थे वो नहीं दिखाए गए थे। तो एक्चुअल में वहां पर बायसनेस हो गई, वो रिसर्च जो है एक तरह से क्या हुई, गलत हो गई, है ना। तो भाई रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी आपने उसमें टेस्ट किए हैं, जो भी उनसे रिलेटेड आपने चीजें की हैं, वो आपको क्या करनी होंगी, रखनी होंगी, है ना। इसी प्रकार आपका रिसर्च होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ओपन टू क्रिटिसिज्म, मतलब आपकी जो रिसर्च होगी दोस्तों वो ओपन टू क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। ओपन टू क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि भाई आपके काम की कोई भी आलोचना कर सके। जी हां, आपकी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, आलोचनात्मक होनी चाहिए, आलोचनात्मक होनी चाहिए कि भैया ऐसा नहीं है कि भाई सब आपके हां में हां मिलाएं, किसी को कोई कमी लग रही है आपकी रिसर्च में तो आप वो उसको कर सके। तो ये सब वस्तुनिष्ठता के अंदर आता है, ऑब्जेक्टिविटी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आपका वस्तुनिष्ठता कहती है कि भैया डेटा जो आप कलेक्ट करते हो, डेटा का जो आप कलेक्शन करोगे, है ना, वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म समझ रहे हैं, एक जैसा, है ना, एक जैसा आपका क्या है डेटा कलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई पॉजिटिव वाले रिजल्ट को क्या है आप करो। इसको मैं दूसरी भाषा में कहूं यूनिफॉर्म को, तो इसको हम कह सकते हैं कि आपका जो डेटा कलेक्शन होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, या मैं इसको सही शब्द यूज करूंगा तो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन जो है आपका होना चाहिए, हिंदी शब्द यूज करेंगे तो मानवीकरण होना चाहिए। कि भैया ऐसा नहीं है कि इस रिजल्ट से आपका रिजल्ट चेंज हो जाए, ये डेटा डाला तो पता चले अलग रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं है ना। तो जो भी आपका डेटा कलेक्शन का तरीका हो, यूनिफॉर्म हो, उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो, मानवीकरण हो। तो ये जो आपका है एक्चुअल में क्या कहलाती है, वस्तुनिष्ठता कहलाती है ना। इसे आप याद रखिएगा, डेटा संग्रह जो है आपका वो कैसा होना चाहिए, मानवीकरण होना चाहिए उसका, है ना। डेटा का जो संग्रह आप कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मानवीकरण होना चाहिए, ठीक है। तो पहली जो हमारी विशेषता है वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, जिसमें कोई भी पक्षपात ना हो, है ना। कोई भी जो जानकारी है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, आलोचनात्मक होनी चाहिए, भाई आप बकायदा उसकी आलोचना करने के लिए काबिल हो, है ना। इसी प्रकार आपका डेटा कलेक्शन जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिए, है ना।
कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिए। इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, तो आपको अगर नोट करना है तो बाद में भी नोट कर सकते हैं, और अभी नोट कर रहे हैं तो अभी भी नोट कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ इसकी आपको क्लास के एंड में मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपकी वो है रिलायबिलिटी। जी हां, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, ठीक है। तो विश्वसनीयता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, इस पे क्वेश्चन आपको काफी एग्जाम में देखने को मिलेंगे रिलायबिलिटी पे, है ना। तो रिलायबिलिटी से क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता ही आता है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी, जैसे आप बोलते हैं ना कि मैंने इस दोस्त को ये बात जो है बता दी। अब ये जो बात बता दी, तो आप दूसरे दोस्त को बोलते हो कि भाई वो रिलायबल है ना। या फिर आप कभी दूसरे शहर में जाने वाले होते हो, अपने एक दोस्त को फोन कर देते हो, भाई मैं तेरे यहां आने वाला हूं, तो आपके पेरेंट्स पूछते हैं बेटा वो रिलायबल तो है, मतलब ट्रस्टवर्दी तो है। विश्वसनीयता मतलब, रिलायबिलिटी मतलब क्या है, ट्रस्टवर्थी, है ना, ट्रस्टवर्थी। जी हां, आपका जो भी रिसर्च होगी वो रिलायबल यानी भरोसेमंद होनी चाहिए, है ना, भरोसेमंद होनी चाहिए। पता चले आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया, आपको ही इस्तेमाल करने से डर लग रहा है ना। तो भैया आपका जो भी रिसर्च होगी, जो भी प्रोडक्ट होगा वो ट्रस्टवर्थी हो, ऐसा नहीं हो कि आप ही डर रहे हैं यूज करने से पहले। तो भैया आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो कैसा होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। जैसे कई महिलाएं जो हैं खाना बनाना सीखती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने हस्बैंड को नई डिश ट्राई करवाती हैं, है ना, क्योंकि खुद पे विश्वास नहीं होता कई बार, है ना। तो वो क्या करती है, दूसरे पे आप क्या करती है, टेस्ट करवा के देखती हैं। तो वही चीज है कि उनको पता है कि नहीं मैं तो खाना अच्छा बनाऊंगी, है ना, और हस्बैंड ने गलत बोल दिया खाना के लिए बारे में, तो फिर तो गया बेचारा काम से, है ना। तो वही है कि आपका जो मेथड है वो कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ना ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ऐसे ही आपका वो होना चाहिए वेरीफाइबल। वेरीफाइबल यानी, वेरीफाइबल यानी सत्यापनशीलता होनी चाहिए, उसमें सत्यापनशीलता होनी चाहिए उसमें। अब सत्यापनशीलता, वेरीफाइबल मतलब कैसे, कि भाई आपने क्या किया, कोई चीज ली, अब आपने क्या है उसको टेस्ट ही नहीं किया और सामने वाले को बेच दिया, तो आपने वेरीफाई किया क्या, नहीं किया। तो कोई भी प्रोडक्ट आप क्या करोगे, पहले बनाओगे, रिसर्च करोगे उस पे, तो आप उसको क्या करोगे, पहले वेरीफाई करके देखोगे कि जो मैंने उद्देश्य के लिए बनाया है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता चले मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, वो उद्देश्य पूरा ही नहीं कर पा रहा है, तो मैं कैसे कहूंगा कि वो वेरीफाइबल है, सत्यापनशीलता है उसके अंदर की नहीं है ना। तो आपका रिलायबिलिटी के अंदर ट्रस्टवर्थी हो गया, वेरीफाइबिलिटी हो गया, ये आपका होना चाहिए। अब इसमें आप कह सकते हैं द मोर सिमिलर द रिजल्ट, है ना, इसमें आप कह सकते हैं द मोर सिमिलर रिजल्ट्स इक्वल टू मोर रिलायबल वुड बी, द मोर रिलायबल वुड बी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब समझ रहे हैं मैंने क्या लिखा है यहां पर। इसका मतलब यह है कि शोध को जब आप क्या करेंगे, शोध को जब आप दोहराएंगे, शोध दोहराने के बाद जो परिणाम होना चाहिए ना, शोध दोहराने के बाद जो परिणाम होना चाहिए ना, वो आपका क्या होगा, उतना ही विश्वसनीय होना चाहिए, उतना ही विश्वसनीय होना चाहिए, उतना ही रिलायबल होना चाहिए। मतलब जैसे आपने एक बार चाय अच्छी बना ली, है ना, एक बार चाय अच्छी बना ली, तो दोबारा मम्मी बोलेगी जाओ बेटा तुम अच्छी चाय बनाती हो, बना के लाओ। फिर आपने दोबारा अच्छी चाय बना दी,
फिर हमेशा तुम्हें ही चाय बनाने का क्या मिल गया, डिपार्टमेंट मिल गया। तो वही है कि मोर सिमिलर रिजल्ट, मतलब आपने एक बार अच्छा खाना बना दिया तो आपका हस्बैंड बोलेगा नहीं भाई यही डिश फिर से बनाना, तुम ही बनाना, किसी और को मत बनाने देना, और दोबारा वो ही रिजल्ट आ गया। इसका मतलब है कि भाई आपने जो बनाया था वो एकदम कैसा है, रिलायबल है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे यहां पर, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे कपड़े लेने गया हूं मैं, मुझे कपड़े की क्या नापनी है, हाइट नापनी है ना। कपड़े की हाइट ना कह के लेंथ कह दो, मुझे कपड़े की लेंथ नापनी है। तो भाई मैं लेंथ नापने के लिए क्या करूंगा, मैं किस पे विश्वास करूंगा? लेंथ नापने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं वेटिंग स्केल का यूज करूंगा क्या, ये बताइए भाई। मुझे लेंथ नापना है तो मैं वेटिंग स्केल का यूज करूंगा क्या, वजन नापने वाली मशीन का यूज करूंगा क्या? नहीं, मैं किस पे विश्वास करूंगा, मैं लेंथ मीटर पे विश्वास करूंगा। लेंथ मीटर पे विश्वास करूंगा, या फिर जो रॉड होती है लेंथ नापने के लिए, या इंची टेप होता है उस पर विश्वास करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसी की लेंथ नापनी है या मुझे किसी की हाइट नापनी है, तो मैं वहां पर टेप का यूज करूंगा, मेजरमेंट टेप का यूज करने पर ही उसका जो रिजल्ट है वो सटीक आएगा, ना कि मैं वेटिंग मशीन यूज करूंगा, वेटिंग स्केल यूज करूंगा। तो वही चीज यहां पर है कि भाई आपका जो भी चीज होगी वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे जितना ज्यादा आपकी रिलायबिलिटी होगी, जितना ज्यादा वैधता होगी, है ना, उतना ही आपका मेजरमेंट क्या होता है, वैलिड होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं हाई रिलायबिलिटी इक्वल टू measurement is valid, measurement is valid। यानी जितना ज्यादा उच्च विश्वसनीयता होगी उतना ही आपका मेजरमेंट कैसा होगा, वैध होगा, वैलिड होगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, इसी प्रकार आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार एग्जाम में आपको दो चीज देखने को मिलती है जो मैंने सिलेबस में अभी लिखवाई, एक तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं रिलायबिलिटी, है ना, दूसरी आपकी होती है वैलिडिटी। रिलायबिलिटी और दूसरी होती है वैलिडिटी, है ना। तो इनके बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, दोनों के बारे में, विश्वसनीयता और वैधता, विश्वसनीयता और वैधता दोनों के बारे में समझिएगा। अब देखिए रिलायबिलिटी का जो संबंध है, रिलायबिलिटी का अगर आप देखेंगे संबंध जो है वो आपका किससे है, स्थिरता से है। स्थिरता मतलब आपकी कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी का संबंध याद रखिएगा किससे होता है, रिलायबिलिटी का संबंध होता है कंसिस्टेंसी से। जी हां, कंसिस्टेंसी से यानी स्थिरता से। मतलब आपने एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आपने एक बार चाय बनाई, आपके पेरेंट्स को अच्छी लगी, दोबारा आपने बनाई वो अच्छी लगी, तो मतलब आप जब भी चाय बना रहे हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन है, स्थिरता मेंटेन है। कभी ये ना हो चीनी ज्यादा हो गई, कभी ये ना हो आपका अदरक ज्यादा हो गई, कंसिस्टेंसी मेंटेन है। यानी आपका जो रिलायबिलिटी है इसका संबंध किससे होता है, कंसिस्टेंसी से होता है। तो इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखो आरसी, आर फॉर आपका रिलायबिलिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी। तो आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी हम सिलेबस में पढ़ेंगे, है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से याद रखिएगा कि भाई रिलायबिलिटी का संबंध हमेशा किससे होता है, कंसिस्टेंसी से होता है, स्थिरता से होता है। जबकि जो वैलिडिटी है इसका संबंध किससे होता है, वैलिडिटी का याद रखिएगा, है ना। वैलिडिटी का याद रखिएगा संबंध किससे होता है, तो भाई वैलिडिटी का संबंध आप देखेंगे आपका जो होता है वो किससे होता है, वो रहता है एक्यूरेसी से, है ना। वैलिडिटी का संबंध किससे होता है, एक्यूरेसी से होता है ना।
एक्यूरेसी से होता है, ये याद रखिएगा। वैलिडिटी का संबंध एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी का संबंध आपका स्थिरता। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, है ना, शुद्धता, कितना आपका एक्यूरेट डेटा आ रहा है, कितना आपका एक्यूरेट है ना। तो ये दो चीजों को बहुत अच्छे से आपको क्या है याद रखना है ना, दो चीजों को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी लगभग आपका सेम ही होती है, इसमें सेम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने एग्जाम्पल ये वाला दिया, इसको आप हटा के दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा इसके लिए, है ना। रिलायबिलिटी के लिए वैसे ये वाला एग्जाम्पल, वैलिडिटी पे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे रिलायबिलिटी के लिए, तो रिलायबिलिटी के लिए बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपका थर्मामीटर का टेम्परेचर नापना, है ना, थर्मामीटर का टेम्परेचर का नापना, है ना। टेम्परेचर को हम मेजरमेंट थर्मामीटर के सहारे आप करते हैं, है ना। तो आइडेंटिकल कंडीशन पर, है ना, आइडेंटिकल कंडीशन अगर मैं दे दूं, आइडेंटिकल कंडीशन दे दूं, है ना, यानी एक जैसी स्थिति अगर दे दूं मैं, है ना, एक जैसी स्थिति दे दूं अगर मैं, तो उस स्थिति में आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो अगर आप देखेंगे थर्मामीटर का टेम्परेचर एक रूम में अलग आ रहा है, दूसरे रूम में अलग आ रहा है, इसका मतलब आपके थर्मामीटर में वो रिलायबिलिटी नहीं है। तो भाई कैसे आप मानेंगे कि थर्मामीटर सही है? आप बोलेंगे थर्मामीटर में गड़बड़ी है, क्योंकि अगर दोनों रूम का टेम्परेचर, दोनों रूम में कंडीशन एक जैसी है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि आपका जो थर्मामीटर है वो रिलायबल है, अगर दोनों जगह एक ही टेम्परेचर शो कर रहा है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप याद रखिएगा रिलायबिलिटी का संबंध कॉन्स्टिट्यूएंसी से होता है, जबकि वैधता का संबंध किससे होता है, वैधता का संबंध आपका एक्यूरेसी से होता है। तो उसको आप ऐसे याद रखिए, वीए याद रखिएगा, है ना, और ये आरसी याद रखिएगा। ऐसे क्या होगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी और आप आराम से क्या कर पाएंगे, इसको कर पाएंगे। तो मैं इसको यहां पर साइड कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आपको यहां पर क्या है देखने को मिल सकता है, ठीक है। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। और बिल्कुल टाइमिंग जो है क्लास की यही रहेगी, है ना। हाँ, 6 बजे ही क्लास स्टार्ट हुई है, तो 6 बजे ही रहेगी, ठीक है। बाकी कोई डाउट लगता है तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी 6 बजे ही क्लास आपकी क्या है रहेगी है। अब हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूं। टाइप ऑफ रिलायबिलिटी, है ना, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटीज, है ना, विश्वसनीयता के प्रकार हम यहां पर देख लेते हैं, है ना। और जैसे आप देखेंगे पहला प्रकार है वो है आपका टेस्ट रीटेस्ट, है ना, टेस्ट रीटेस्ट, नाम से समझ में आ रहा है, टेस्ट एंड रीटेस्ट। तो एक ये भी रिलायबिलिटी का टाइप है, टेस्ट रीटेस्ट। अब टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है ना, टेस्ट रीटेस्ट होता है एक्चुअल में जो आपकी कॉन्सिस्टेंसी होती है ना, जो आपकी स्थिरता होती है ना, जो आपकी स्थिरता होगी, कॉन्सिस्टेंसी होगी, वो मेजर की जाती है अक्रॉस टाइम, मेजर अक्रॉस द टाइम, यानी जो आपकी स्थिरता होगी लगातार उसका मापन किया जाएगा समय के अनुसार। तो टाइप रीटाइप टेस्ट जो है एक्चुअल में वो आपका क्या है, एक टाइप है ना। जैसे अगर मैं इसमें उदाहरण के तौर पे आपको एक इमेज यहां पर मैं दिखा देता हूं ताकि आपको वो चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। टाइप रीटाइप टेस्ट जो होता है, सॉरी टेस्ट रीटेस्ट जो रिलायबिलिटी होती है, तो वो आपका ये हो गया, है ना। मतलब एक ही कस्टमर को आप अलग अलग समय पर क्या कर रहे हो, आजमा रहे हो, है ना।
एक ही कस्टमर को आप अलग अलग समय पर क्या कर रहे हो, आजमा रहे हो। तो ये एक्चुअल में क्या है, टेस्ट रीटेस्ट है। मतलब एक ही बच्चे का आप बार बार क्या कर रहे हो, रिजल्ट ले रहे हो, है ना। आपने एक बच्चे का क्या किया, टेस्ट लिया, एक स्टूडेंट का आपने क्या ले लिया भैया, एक स्टूडेंट का आपने एक बच्चे का टेस्ट लिया, है ना। अब वही टेस्ट दोबारा से ले रहे हो। तो पहली बार जब टेस्ट लिया, कुछ दिनों बाद फिर वही टेस्ट ले लिया आपने दूसरी बार। तो जो टेस्ट का रिजल्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टेस्ट का रिजल्ट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम रिजल्ट देना चाहिए उसे, है ना। तो हम इसे कहेंगे टेस्ट टेस्ट, है ना। टाइप ऑफ रिलायबिलिटी में आता है। तो भैया उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी हुई है, पहले जब मैंने टेस्ट लिया तब भी उतने मार्क्स आए, दोबारा मैंने उसका टेस्ट लिया अलग समय पर तब भी उसके उतने मार्क्स आए। या फिर मैं कहूं कि मैंने सुबह उसको दौड़ाया तो भी उतना तेज दौड़ पाया, रात को जब मैंने उसको दौड़ाया तब भी उतना तेज दौड़ पाया। इसका मतलब है कि उसका जो रिजल्ट है वो मेंटेन है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं टेस्ट रीटेस्ट में। इसके बाद इसी में आपका सेकंड आती है इसकी वैरायटी, सेकंड है इंटररेटर। इंटररेटर, अब इंटररेटर रिलायबिलिटी, इंटररेटर रिलायबिलिटी को आप ऐसे समझिएगा, इंटररेटर रिलायबिलिटी को आप ऐसे समझिए कि भाई आपका इंटररेटर रिलायबिलिटी मतलब आपने सेम टाइम पर आपने क्या किया, सेम टेस्ट जो है आपका कंडक्ट किया है ना। इसको मैं लिख देता हूं, सेम टेस्ट conducted to same test conducted to by different pupil, है ना, by different pupil। आपने क्या किया, आपने क्या है, अलग अलग टेस्ट ले लिए, है ना। एक तरह से सेम टेस्ट हुआ, अलग अलग लोगों के द्वारा लिया गया, है ना। जैसे आपका मैंने बोल रहा ना कि भाई कोई भी एट्रीब्यूट देख रहे हैं आप, कस्टमर 1 कस्टमर 2, है ना। तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, कभी आप चाय पीने गए तो श्याम ने चाय पिलाई, दोबारा चाय पीने गए तो राम ने चाय पिलाई। तो यहां पर आप ही हो, तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, टेस्ट देख रहे हो, है ना। अब ये जो सेम टेस्ट है कंडक्ट किया है डिफरेंट पीपल ने, इसका जो रिजल्ट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सेम ही रिजल्ट होना चाहिए। अगर सेम रिजल्ट है इसका मतलब है कि भाई इंटररेटर रिलायबिलिटी है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने 3 टेस्ट ले लिए आपके, है ना, 3 टेस्ट ले लिए T1 T2 T3, है ना। अब जाहिर सी बात है 3 टेस्ट लिए, अब आप जो थे मोहित थे, है ना, आप मोहित थे, टेस्ट 1 में आपको 50 में से 40 आ गए, दूसरे टेस्ट में भी 50 में से 40 आ गए, तीसरे वाले में भी 50 में से 40 आ गए। इसका मतलब यह है कि आपका जो है रिलायबल हुआ, है ना। आपको जो मैंने टेस्ट दिया, तो सिंपल डेफिनेशन है सेम टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट पीपल, है ना। जैसे चाय का एग्जांपल दिया, एक दिन चाय राम ने बनाई थी, एक दिन श्याम ने बनाई थी, लेकिन टेस्ट दोनों का एक जैसा ही लगा। जैसे अभी आप देखेंगे कई ऐसी चाय की फ्रेंचाइजीज हैं जहां पे आप चले जाएंगे, उनका टेस्ट जो है एक जैसा ही लगेगा। क्यों, क्योंकि उन लोगों ने प्री डिफाइंड मेजर तैयार कर रखे हैं। या मैं कहूं चाय के अलावा पिज्जा का ही देख लीजिए, आप डोमिनोज का पिज्जा ओवरऑल इंडिया कहीं भी खा लीजिए, लगभग आपको टेस्ट एक जैसा ही आएगा। रीजन क्यों, उनका स्टैंडर्डाइजेशन एक जैसा है, उनका इंटररेटेड क्या है, एक जैसा है। मतलब चाहे आप जबलपुर में खा लीजिए डोमिनोज में जाके पिज्जा, चाहे आप कहां खा लीजिए, इंदौर में खा लीजिए, लेकिन सेम रहेगा। तो एक आपका होता है इंटररेटेड, यानी सेम टेस्ट कंडक्टेड टू डिफरेंट पीपल, है ना। यानी एक ही टेस्ट को क्या कर रहे हैं, हिंदी में मैं लिख देता हूं, एक टेस्ट को अलग अलग के द्वारा लिया जाता है ना। लेकिन उसका जो परिणाम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो टाइप है वो आपको पढ़ना है इसमें रिलायबिलिटी का, वो है इंटरनल कॉन्सिस्टेंसी। इंटरनल
कॉन्सिस्टेंसी, है ना। इंटरनल कॉन्सिस्टेंसी यानी आंतरिक स्थिरता, आंतरिक स्थिरता, ठीक है। अब आंतरिक स्थिरता क्या होती है, इसको भी समझिए यहां पर। आंतरिक स्थिरता, इंटरनल कॉन्सिस्टेंसी, है ना। अब यहां पर आप देख रहे हो एक ही कस्टमर है, यहां पर आप देख रहे हो एक ही कस्टमर है, या मैं कहूं इंडिविजुअल आइटम ऑफ टेस्ट, है ना, लेकिन सेम रिजल्ट आना चाहिए, है ना। इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ आर टेस्ट, है ना। अब यहां पर जैसे एक ही कस्टमर है, उसको 3 लोगों की क्या है, मैंने चाय पिलाई, और रिजल्ट कैसा होना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, है ना। रिजल्ट कैसा मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। मतलब आप देख रहे हैं एक ही परीक्षण में कर रहा हूं, है ना, एक ही परीक्षण को क्या है मैं कर रहा हूं, है ना, एक ही परीक्षण कर रहा हूं, एक परीक्षण कर रहा हूं, है ना, अलग अलग समय पे कह लो एक तरह से, है ना, लेकिन जो रिजल्ट हो अलग अलग समय पर, जो रिजल्ट हो वो कैसा हो, जो रिजल्ट हो उसका रिजल्ट हो सेम, है ना, उसका रिजल्ट कैसा हो, सेम हो। जैसे मैंने बताया कि एक कस्टमर है, 3 जगह उसने क्या है चाय पी अलग अलग समय पर एक ही दुकान में, लेकिन उसका टेस्ट कैसा आया, सेम ही आया। इसका मतलब है इंटरनल कॉन्सिस्टेंसी यानी आंतरिक स्थिरता उसके अंतर्गत है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो ये होती है क्या, रिलायबिलिटी। मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा इस पे। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं इसमें। अगली जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपकी वैलिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 101% आता है वैलिडिटी पे। वैधता, वैलिडिटी, वैधता। अब वैधता क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, तो कोई भी चीज वैध कैसे होगी, वैलिड कैसे होगी, ये कौन तय करता है। तो उसमें कुछ चीजें होती हैं, तो उसमें क्या चीजें होती हैं। वैलिडिटी मतलब क्या, वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, है ना, एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर। इसी प्रकार आप देखेंगे प्रोसीजर के साथ में आपका टूल्स जो आप यूज कर रहे हैं, आप जो इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं, है ना, तो वो कैसा होना चाहिए, है ना, उसकी एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए, उसको बताती है हमारी वैधता, उसको बताती है हमारी वैधता कि भैया हमारा जो प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया है हमारी, जो हमारी प्रोसीजर है, जो हमारे औजार हैं, है ना, जो हमारे उपकरण हैं, जो हमारे उपकरण हैं, उनकी शुद्धता कितनी है, उनकी शुद्धता कितनी है, वो बताती है हमारी वैधता यानी वैलिडिटी, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि आपने एक जगह पर अपना वजन नापा, है ना, लेकिन उसमें वजन सही नहीं आ रहा था, तो आपने क्या है दूसरी जगह पर भी वजन नापा, तब पता चला नहीं यार ये मशीन ज्यादा सही है, इसमें मेरा वजन एक्यूरेट आ रहा है ना। तो वेट स्केल का उदाहरण देख सकते हैं। कई बार आप क्या करते हैं, आपके यहां एक दूध वाला आता है, वो नाप से दूध दे देता है, लेकिन आपने एक दिन गौर किया, उस दूध के नाप को देखा, वो दूध का नाप जो था वो ऐसा होना चाहिए था, है ना, इस तरह से होना चाहिए था आपका, एकदम नीचे से सपाट। लेकिन जब आपने नोटिस किया उसका दूध का जो नाप था वो इस तरह से था, मतलब नीचे से अंदर दबा हुआ था। इसका मतलब यह है कि भाई वैलिडिटी, उसका उपकरण कैसा है, फॉल्टी है। आप ले तो 1 लीटर रहे हो, लेकिन उस डब्बे में आ कितना रहा है, उस डब्बे में आपका 900 ग्राम ही, 900 मिलीलीटर ही आ रहा है, 100 मिलीलीटर आपका अंदर से दबा हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा है ना। तो वैलिडिटी कैसी हुई कि भाई आपकी जो उपकरण आपने यूज किए हैं
जो आपने प्रोसेस यूज की है वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी कैसी होनी चाहिए, वो आपकी सटीक होनी चाहिए, वो आपकी कहलाती है क्या, वैधता। वैधता में एक चीज और आएगी भाई, क्या आएगी, अनबायस्ड होना चाहिए। जैसे पहले मैंने बताया आपको ऑब्जेक्टिविटी में, है ना, कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए इसमें भाई साहब। ऐसा नहीं है कि नहीं भैया आप यही वाला उपकरण यूज कर लीजिए भले गलत रिजल्ट दे रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो पक्षपात नहीं होना चाहिए आपका इसके अंतर्गत, ये आपको विशेष रूप से क्या है, ध्यान रखना है ना। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया हाई रिलायबिलिटी इक्वल टू मेजरमेंट इज वैलिड, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमैटिक एरर, है ना, फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमैटिक एरर, मतलब आपका जो भी आपका प्रोसीजर होगा उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, सिस्टमैटिक, है ना। सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित त्रुटि से क्या होना चाहिए, व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए, व्यवस्थित त्रुटि से आपका क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, है ना, ये आप याद रखिएगा। इसी प्रकार इसमें भी आप देखेंगे वैलिडिटी के जो टाइप हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, इस पे आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो टाइप ऑफ वैलिडिटी को हम यहां पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ वैलिडिटीज, है ना, वैधता के प्रकार कौन कौन से हैं वो हम यहां पर अब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ वैलिडिटीज, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, इनको डिस्कस करेंगे, है ना। टाइप ऑफ वैलिडिटी, टाइप ऑफ वैलिडिटीज में अब हम वैधता के प्रकार यहां पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ जाएगा वैलिडिटीज में, टाइप ऑफ वैलिडिटी पे। पहली है आपकी इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी जिसे हम कहते हैं आंतरिक वैधता, आंतरिक वैधता। अब देखिए आंतरिक वैधता क्या है, इंटरनल वैलिडिटी क्या है, इसके बारे में जानिए आप, इसको समझिए। आंतरिक वैलिडिटी मतलब क्या, कोई भी आप चीज करेंगे तो उसमें आपका क्या होगा, कॉस्ट होता है और उसी का क्या आता है, इफेक्ट आता है। यानी कोई भी आप क्या करोगे, चीज देखोगे तो उसका कोई कारण होगा और उसी का कोई क्या होता है, परिणाम होता है। तो कॉज एंड इफेक्ट अगर आपकी चीजों में है, इसका मतलब आपका क्या है, कारण और प्रभाव आपकी चीज में है, इसका मतलब जो आपकी वैलिडिटी है वो आपका इंटरनल वैलिडिटी कहलाती है। किसी भी चीज का कारण होगा उसका कुछ परिणाम होगा। सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका, आपने क्या किया, एक पॉपुलेशन ली, है ना, एक पॉपुलेशन है, मान के चलिए पॉपुलेशन है ना, और मान के चलिए एक गांव है उसकी पॉपुलेशन है 1000, है ना, 1000 लोग हैं एक गांव में। अब वो गांव वालों को पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है ना, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है उस गांव वालों को, तो जाहिर सी बात है वो पानी गंदा पीते हैं, है ना, गंदा पानी पीते हैं। तो जब मैंने गंदा पानी पीने वाले लोग 1000 लोगों का जब सर्वे किया तब मुझे पता चला, मैं 1000 लोगों से तो पूछूंगा नहीं, तो मैंने क्या किया, इन 1000 में से मान के चलो 1000 में से मैंने 100 लोगों से पूछा, 100 लोगों से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि नहीं भैया हमें हैजा हो गया था, हमें जॉन्डिस पीलिया हो गया था, हमें दस्त लगे रहते हैं। अब उससे मैंने नतीजा देखा, ये 100 लोग एक्चुअल में क्या कहलाए, सैंपल कहलाए मेरे, है ना, 100 लोग मेरे क्या कहलाए, सैंपल कहलाए। तो मैं इस सैंपल के जरिए मैंने ये कर दिया कि नहीं, कि 1000 लोग जो हैं इनको भी दस्त और हैजा हुआ होगा क्योंकि इन्होंने गंदा पानी पिया। या फिर एक और एग्जांपल आप सबसे कॉमन ले सकते हैं स्मोकिंग का, कि भाई
1000 लोग सिगरेट पीते हैं, इसमें से मैंने 100 लोगों से पूछा क्या आपको कैंसर है, तो भाई उनमें लोगों ने 100 लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने कि हाँ भाई हमें कैंसर है। तो इससे मैं क्या समझ में आया कि भैया स्मोकिंग कॉज कैंसर, मतलब ये 1000 लोगों को भी कैंसर होने की संभावना है। इसीलिए आप देखेंगे सिगरेट के पैकेट पे बकायदा है ना फोटो बनी होती है कैंसर वालों पेशेंट्स की। रीजन ये है कि लोगों को पहले से सरकार चाहती है चेतावनी मिले कि इसे पीने से आपको कैंसर हो सकता है। या फिर मूवी देखते हैं उसमें भी पहले चेतावनी आती है कि मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या स्मोकिंग कॉज कैंसर, है ना। तो वही चीज यहां पर आपकी है कि भाई इंटरनल वैलिडिटी मतलब कॉज एंड इफेक्ट। मैं सिगरेट पीता हूं तो मुझे कैंसर होने के चांसेस हैं क्योंकि मैंने सैंपल करवाया था 100 लोगों का 1000 की पॉपुलेशन में जिन्हें कैंसर मिला है ना। तो ये इंटरनल वैलिडिटी है। इसी प्रकार आपकी होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी, अब एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब वहां वैधता। एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब वहां वैधता। अब वहां वैधता क्या होती है भाई, इसको समझिए आप अच्छे से। वहां वैधता मतलब जनरलाइजिंग योर फाइंडिंग टू अदर सिचुएशन, है ना। जनरलाइजिंग योर फाइंडिंग्स टू अदर सिचुएशन। मतलब आपने कोई क्या की, आपने मान के चलिए आपने कोई खोज की। अब ये जो खोज है आपकी सभी स्थिति में लागू हो रही है। इसका मतलब है कि भैया आपकी जो वैलिडिटी है वो कैसी है, वो आपकी वहां वैधता है, यानी आपकी क्या है एक्सटर्नल वैलिडिटी है। अब देखो एक्सटर्नल वैलिडिटी भी यहां पर समझिए 2 प्रकार की होती है, इसको भी देखेंगे। 2 प्रकार की आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो सिंपल सा फंडा है एक्सटर्नल वैलिडिटी का कि भाई जो भी आपने चीज खोजी है हर सिचुएशन पर वो क्या हो आपकी लागू हो। फॉर एग्जाम्पल आप अमीर हैं या गरीब हैं लेकिन आपका साथी आपके साथ हमेशा खड़ा है कंधे से कंधा मिला के। ऐसा नहीं है आप गरीब हो गए तो आपका साथी बोले कि भैया बाय बाय टाटा चलो अब हम चलते हैं मेरा काम खत्म हुआ, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब आप कैसी भी सिचुएशन में हो आपका जो साथी है आपके साथ में क्या हो खड़ा हो, है ना। बिल्कुल, तो ये चीजें आपको क्या है ध्यान रखनी है। तो भैया जनरलाइजिंग योर फाइंडिंग टू अदर सिचुएशन, है ना। अब इसमें भी आप देखेंगे 2 टाइप की एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक हो गई आपकी पॉपुलेशन वैलिडिटी, जनसंख्या वैधता। इसी प्रकार आपका दूसरी हो गई इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इकोलॉजिकल वैलिडिटी यानी परिस्थितिक वैधता। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी पॉपुलेशन वैलिडिटी, दूसरी आपकी हो गई आपकी इकोलॉजिकल। अब पॉपुलेशन मतलब क्या, जैसे आप क्या है जनरलाइज कर रहे हैं, है ना, जनरलाइजिंग फ्रॉम सैंपल टू पॉपुलेशन। यानी आपने क्या है एक छोटा सा सैंपल लिया था, अब उस सैंपल को पूरी जनसंख्या पर आप क्या करें लागू करें। जैसे आपका कोविड की वैक्सीन कुछ लोगों पर ही टेस्ट हुई,
अब कुछ लोगों पर ही वो टेस्ट हुआ कोविड की वैक्सीन का, उसमें लोगों पर क्या है, लगभग सभी लोगों पर सही रहा, तो भैया सरकार ने क्या किया, पूरी जनसंख्या को लगवा दिया। तो पॉपुलेशन वैलिडिटी एक तरह से क्या है कि भाई आपने क्या किया, कुछ लोगों पर अप्लाई किया, उसके बाद सभी लोगों पे अप्लाई कर लिया, है ना। जबकि इकोलॉजिकल क्या कहती है, इकोलॉजिकल कहती है जनरलाइजिंग your finding to real world, जनरलाइजिंग योर फाइंडिंग टू रियल वर्ल्ड। इसका मतलब यह है कि आपने कोई चीज ऐसी खोजी, अब वो आप रियल वर्ल्ड में, दैनिक जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे किसी ने कभी तो सोचा होगा पहले कि ऐसी भी कोई कार होगी जो ड्राइवर के बिना चलेगी, सोचा उसने क्या किया, एक छोटा सा मॉडल बनाया, वो मॉडल को क्या किया, लागू किया, उसके बाद कहां पे लागू किया, रियल वर्ल्ड में लागू किया। आज की डेट में आप देखेंगे उस कार का नाम टेस्ला है ना। तो टेस्ला आपने देखा होगा, टेस्ला की जो कार है उसने एक पहले मॉडल बनाया होगा, उसने सोचा होगा कि नहीं भाई ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि भैया बिना ड्राइवर के कार चले, कोई दिक्कत नहीं हो, अपने आप कार चले, अपने आप कार रुके, है ना। तो उसने एक मॉडल बनाया, उसी को उसने रियल लाइफ में क्या किया, लागू किया, है ना। इसी प्रकार आपका टेस्ला के साथ साथ उसका उदाहरण और देख सकते हैं, रॉकेट का उदाहरण। तो टेस्ला जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स जो कंपनी है, उसने एक ऐसा दिमाग लगाया कि नहीं भैया, हम जो स्पेस में रॉकेट भेजते हैं वो क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, दोबारा उनका कोई यूज नहीं होता, एक बार यूज, बात खत्म। उसने बोला नहीं भाई, हम ऐसे रॉकेट बनाएंगे जो स्पेस में जाएंगे और वापस हमारे पास आ जाएंगे, ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो स्पेस एक्स ने ऐसे रॉकेट बनाए कि जो गए स्पेस में और वापस भी आ गए सही सलामत, जबकि 2 बार वो फेल हो चुका था, तीसरी बार में वो सक्सेस हुआ, है ना। तो ये एक्चुअल में क्या है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी का उदाहरण हो जाएगा कि आपने कोई चीज सीखी, उसको आपने रियल वर्ल्ड में क्या किया, अप्लाई किया, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, कोई डाउट किसी को? मेरे हिसाब से सभी को क्लियर है। आज ही से आपको रिसर्च एप्टीट्यूड चालू है, थ्योरी बिल्कुल डिटेल में, है ना। तो ये आपने को अच्छे से करना है। चलिए, इसके बाद आपकी आती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तीसरी वैलिडिटी हो गई, 2 हमने पढ़ ली, इंटरनल पढ़ ली, एक्सटर्नल पढ़ ली। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। अब देखो क्लास जो रहेगी अब ऐसे ही रहेगी, बिना पीपीटी वाली, है ना। बिना पीपीटी के ही क्लास रहेगी, लिख लिख के मैं पढ़ाऊंगा। उसमें क्या होता है, चीजें समझाने में आपको बहुत अच्छा जल्दी हो जाती हैं और ज्यादा समय तक आप क्या कर पाते हो, ऐसे समझ पाते हो, है ना। तो इस तरीके से पढ़ाने से आपके दिमाग में ज्यादातर चीजें जाएंगी, है ना। तो अब ऐसे ही क्लासेस सभी सब्जेक्ट की लगभग मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह से ही प्रोवाइड करूं, है ना। चलिए, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यानी निर्माण वैधता। निर्माण वैधता की बात करते हैं यहां पर। अब निर्माण वैधता क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि कोई भी आप स्केल बनाएंगे तो वो मेजर होना चाहिए, है ना। जैसे वेदर a measurement of tool नहीं, measurement tool really represent the thing we are interested in measuring, इसका मतलब समझ रहे हैं इस वैलिडिटी का आप, कि भाई कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, निर्माण वैलिडिटी मतलब हम ऐसा उपकरण चाहते हैं या हम ऐसा उपकरण चाहते हैं
ऐसा उपकरण चाहते हैं जो वाकई जो जो सही तरीके से जो नापना है वो नाप सके, वो नाप सके। तो अगर आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, निर्माण वैधता, तो इसके अंदर आप ऐसा टूल चाहते हैं जो आप नापना चाहते हो वही उसे नाप पा रहा है कि नहीं नाप पा रहा। अब इसमें आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया जो आपकी ओबेसिटी को नाप पा रहा है ना, आप कितने मोटे हैं, आप ओबेसिटी है कि नहीं है उसको नाप पा रहा है कि नहीं नाप पा रहा है ना, आपका डिप्रेशन को नाप पा रहा है, आपके डिप्रेशन को नाप पा रहा है। तो मैं कहूंगा कि भाई आपका क्या है, आपका जो वैलिडिटी है वो कैसी है, वो आपकी कैसी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में मतलब ऐसा टूल बनाना है जो आपकी चीजों को कर सके, मतलब आप जो भी रिसर्च करें उसको फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। पता चले आपने बना तो लिया लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा है फुलफिल उस चीज को, है ना। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वो कहती है। अब इसमें आप देखेंगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के भी दो टाइप होते हैं, इसके भी दो टाइप होते हैं, बेसिक से हैं, बस ध्यान रख लीजिए। एक हो गया आपका कन्वर्जेंट है ना, कन्वर्जेंट जिसे हम कहते हैं अभिसारित वैधता, अभिसारित वैधता, है ना। दूसरा होता है आपका डाइवर्जेंट यानी आपका अपसारी वैधता, अपसारी वैधता। नाम समझ में आ रहा है। कन्वर्जेंट मतलब जाके एक जगह मिलना, आप कहीं से भी चले हो, किसी भी रोड से चलो, रात को आप अपने होम पे ही आओगे, घर पे ही आओगे, कन्वर्जेंट है ना। कि भाई आप कहीं से भी जा रहे हो लेकिन रात जैसे हो जाओगी आप अपने घर पे आ जाओगे, है ना। तो वही चीज यहां पर है कि जो भी चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है ना, जो भी चीज आप देखेंगे आपका एक दूसरे से संबंधित होगी। जैसे मैं बोलूं दो टेस्ट आपने लिए और वो दो टेस्ट दोनों आपके एक दूसरे से संबंध थे, तो मैं कहूंगा कि आपकी जो वैलिडिटी है वो कैसी, कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट इसका आपका क्या है, उल्टा। डाइवर्जेंट मतलब आप एक जगह से निकले हो लेकिन भटक गए आगे चल के, कभी इस गली जा रहे हो कभी उस गली जा रहे हो, घर से निकले लेकिन 10 जगह भटक गए, जाके जाना था कहीं और पहुंच गए कहीं और, उल्टा। डाइवर्जेंट मतलब आपने कोई दो टेस्ट किए लेकिन वो दो टेस्ट आप दोनों के कैसे एक दूसरे के उल्टे हैं, उनका कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से, है ना। जैसे मान के चलिए मैंने आपका क्या किया, है ना, दो टेस्ट लिए, एक मैथ में दो टॉपिक ले लिए। अब मैंने मैथ ना लेके आपका अपोजिट ही कुछ ऐसा टेस्ट ले लिया तो आपका क्या होगा, आपका ये हो जाएगा, है ना, है ना। तो ये चीजें आपको क्या है करनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है डाइवर्जेंट और इसमें फर्क, कि भाई यहां पर आपका क्या होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि दो टेस्ट कैसे होने चाहिए, दो टेस्ट आपके कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे रिलेटेड वर्ड आ जाएगा, एक दूसरे से संबंधित चीजें होनी चाहिए। जबकि यहां पर जो टेस्ट होंगे आपने अलग अलग किए वो एक दूसरे से बिल्कुल हटके हो, अनरिलेटेड हो, है ना। तो यहां पर शब्द आ जाएगा अनरिलेटेड, अनरिलेटेड, है ना। तो ये भी आपकी क्या है, इसकी एक सब टाइप है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अभी तक हमने इतना देख लिया। देखिए वो वाले तो लेक्चर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी अभी तो मैं एकदम जीरो से ही आपको करवा रहा हूं, शुरू से ही, है ना। बाकी कम्युनिकेशन कंप्लीट है, वो देखना चाहें तो पूरा देख सकते हैं आप। बाकी फिर से भी होगा तो कोई टेंशन नहीं, एग्जाम तक बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा, इतना मैं श्योर शॉट गारंटी दूंगा, है ना। 6 बजे यही क्लास रहेगी, 6 बजे से ही क्लास रहेगी। अब देखिए टॉपिक पे डिपेंड करता है,
टॉपिक छोटा है तो 1 घंटे का भी हो सकती है क्लास, बड़ा है तो 1.5 घंटे भी हो सकती है और 2 घंटे भी हो सकती है। अगर स्टूडियो खाली नहीं है तो 1.5 घंटे में अपन क्या करते हैं, क्लास तक कम से कम करेंगे, है ना। पहले ये वैलिडिटी हम इसकी कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। फोर्थ हम यहां पे पढ़ेंगे जल्दी से, कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी, ये सब वैलिडिटी के टाइप है ना। वैलिडिटी के टाइप है सामग्री वैधता, सामग्री वैधता, ये सब वैलिडिटी के टाइप्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना। सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, है ना, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सामग्री कैसा है, अब देखो इसके अंदर आप देखेंगे एनी थीम आइडिया, है ना। कंटेंट वैलिडिटी मतलब एनी थीम आइडिया, कोई आपका एक ऐसा आइडिया आपको आया, आपने एक ऐसा उपकरण बना दिया जो क्या कर रहा है, हर चीज को आपने क्या किया है, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से चीजों को मेजर कर रहा है ना। वो अच्छे से आपकी चीजों को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है ना। तो मैं कहूंगा उसमें क्या है, कंटेंट वैलिडिटी है ना। तो हाउ में लिख दीजिए, हाउ वेल आ इंस्ट्रूमेंट और टेस्ट जरूरी नहीं इंस्ट्रूमेंट हो, टेस्ट भी हो सकता है जैसे, है ना। कवर relevant parts of construct it aims to measure। इसका मतलब समझिए भाई आप, जो मैंने लिखा है कि आपने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है कि वो लगभग सभी पार्ट्स को क्या कर रहा है, मेजर करने में सक्षम है। मतलब आप कोई भी कितनी अच्छी तरह, इसको मैं ये ऐसे लिखूंगा, कितनी अच्छी तरह आपका जो उपकरण है वो सभी चीजों को, सभी को कवर कर सकता है ना, सभी को कवर करता है ना। तो वो आपका क्या है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपका क्या किया, मैंने आपका अर्थमेटिक में टेस्ट ले लिया, मैंने आपका टेस्ट ले लिया, मान के चलिए टॉपिक का लिया टाइम डिस्टेंस का, मैंने आपका एक टेस्ट लिया टाइम एंड डिस्टेंस का। अब टाइम एंड डिस्टेंस का टेस्ट आपका जब लिया मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, अब मैंने इसका टेस्ट लिया टाइम एंड डिस्टेंस का, तो आपका क्या हुआ, आपने टेस्ट दिया, इससे मुझे क्या पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है इस टॉपिक पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपको इस टॉपिक में कितना समझ में आया, ये पता चलेगा। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वही है, ये एक्चुअल में कंटेंट वैलिडिटी वही है। तो कंटेंट वैलिडिटी क्या है, सामग्री वैधता। आपने कोई भी चीज बनाई है, अब उसको आप देख रहे हो कितना वो सटीक हो रही है और कितना आपके काम आ रही है, उसको ये क्या करता है, डिफाइन करती है, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है फिफ्थ है आपकी फेस वैलिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फेस वैलिडिटी जिसे हम कहते हैं अंकित वैधता, फेस वैलिडिटी, ठीक है। अब देखो फेस वैलिडिटी के बारे में यहां पर जानिए आप, फेस वैलिडिटी क्या होती है ना। फेस वैलिडिटी कहती है कि भाई किसी भी परीक्षण की विषय वस्तु सिंगल स्तर पर कितना बेनिफिटेड है, ये आपको बताना है। जैसे आपने एक टेस्ट लिया, अब टेस्ट का कोई रिकॉर्ड होगा, आपका टेस्ट हुआ, मान के चलिए आपका मैथ्स का टेस्ट हुआ, रीजनिंग का टेस्ट हुआ और आपका इंग्लिश का टेस्ट हुआ, तीनों पे आपने कितना स्कोर किया उसका एक मैं रिकॉर्ड बना लूंगा। उसके बाद मैंने देखा कि आपके मैथ्स में इतने मार्क्स कम है, रीजनिंग में इतने कम है, या
इस वाले टॉपिक पे आपको ये दिक्कत हुई है। तो एक्चुअल में फेस वैलिडिटी क्या है? सुटेबल द कंटेंट ऑफ टेस्ट सीम ऑन द सिंगल लेवल, मतलब एक ही लेवल पे कितना आप सटीक बैठते हो वो आपका क्या है, आपका बताता है। तो फेस वैलिडिटी क्या है एक्चुअल में? हाउ सुटेबल द कंटेंट, हाउ सुटेबल द कंटेंट ऑफ अ टेस्ट, ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट या टेस्ट भी कह लो, ऑफ अ टेस्ट सीम ऑन द सिंगल लेवल, सीम्स ऑन द सिंगल लेवल। ठीक है, यानी आपका किसी परीक्षण की, कोई भी आपका टेस्ट हो रहा है, किसी परीक्षण कह सकते हो आप उसको, कोई भी परीक्षा हो रही है, किसी परीक्षण की विषय वस्तु यानी कंटेंट, विषय वस्तु एकल स्तर पर सिंगल लेवल पर कितनी उपयुक्त बैठती है, कितनी उपयुक्त है, ये वो बताता है ना। फेस वैलिडिटी, अंकित वैधता क्या बताती है कि आपका टेस्ट कितना आपका वो है। जैसे आपका मैंने बताया टेस्ट, जैसे मैं आपको टेस्ट के रूप में यहां पर बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल देखिए पीडीएफ तो रहेगी, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ना, पीडीएफ तो रहेगी तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। अ टेस्ट टू इवेलुएट डाइटरी हैबिट्स, मतलब आपका एक टेस्ट लिया गया कि आप क्या खाते हो भाई साहब, है ना। आपके खाने का मूल्यांकन किया गया, खाने का मूल्यांकन किया गया, कि आप क्या खाते हो, है ना। अब क्या खाते हो मतलब आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया उसका एक रिकॉर्ड बना दिया गया, लंच में आपने क्या खाया उसका बना दिया गया, डिनर में आपने क्या खाया उसका एक रिकॉर्ड बना दिया गया। तो एक रिकॉर्ड बना दिया गया, इससे पता चलता है कि आपकी हैबिट क्या है खाने की, आपको क्या खाने में पसंद है। तो ये सब आपकी क्या है, फेस वैलिडिटी के अंतर्गत जो है आपका आता है। इसके बाद अगली आती है आपकी, ये हो गई आपकी छठवीं, ये हो गई आपकी सातवीं, जिसे हम कहते हैं हमारी क्राइटेरिया वैलिडिटी, है ना। क्राइटेरियन वैलिडिटी, जिसको हम बोलते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी, मानदंड वैधता, मानदंड वैधता। मानदंड वैधता क्या है भाई साहब, इसको अच्छे से समझिएगा। मानदंड वैधता नाम से समझ में आएगा थोड़ा सा कि भाई हम एक तराजू बना रहे हैं, है ना, एक तराजू बना रहे हैं एक तरह से, है ना। अब वो तराजू क्या करेगा, एक जगह हम एक बाट रखते हैं तो दूसरे जगह उतना ही भार रखेंगे तब वो क्या करेगा, बराबर आएगा, है ना। तो हम एक ऐसा टेस्ट क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे जिसका आउटकम जो होगा दूसरे के रिजल्ट को भी लगभग बता सके। जैसे मैंने उदाहरण दिया तराजू का, कि यहां पर मैं 1 किलो रखूंगा तभी यहां पर 1 किलो रखने पर वो एकदम बीच में आएगा। तो क्राइटेरियन यानी एक माप दूसरे उपाय और दूसरे उपाय के परिणाम को कितनी अच्छी तरह से क्या है भविष्यवाणी कर सकता है ना, या उसका रिजल्ट बता सकता है फ्यूचर में अप्रोक्सीमेट, वो आपकी क्राइटेरियन वैधता कहलाती है, यानी आपका मानदंड वैधता कहलाती है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पे लिख लीजिएगा आप, हाउ वेल आ टेस्ट कैन प्रिडिक्ट, a test can predict on outcome or how will the results of your test
योर टेस्ट approximate the result of another, the results of another। हिंदी में अगर कहें कि भाई एक माप दूसरे उपाय और दूसरे उपाय के परिणाम को कितनी अच्छी भविष्यवाणी करता है। तो ये आपकी क्या कहलाती है? क्राइटेरियन वैलिडिटी कहलाती है कि आपने कोई भी चीज ली है वो उसको कितने अच्छे से क्या है डिफाइन कर सकता है ना, ये आपको बताना है। जैसे आपने क्या किया, मान के चलिए आपने क्या किया, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने टेस्ट ले लिया मैथ्स का, अब मैथ्स का आपने टेस्ट लिया है ना। अब एक टेस्ट ऑलरेडी आपका हो गया है, 50 लोगों ने दे दिया, सबके रिजल्ट आ गए। अब यही टेस्ट जो है, अब आपने बोला नहीं इसी टॉपिक पे मैं क्या करूंगा, दूसरा टेस्ट भी लूंगा, क्रिएट सेकंड टेस्ट। तो आपने एक टेस्ट सेम टॉपिक पे ले लिया, 50 लोग थे, उनका रिजल्ट देखा, अब वही टॉपिक पे दूसरा टेस्ट भी आपने लिया, तो जाहिर सी बात है आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भाई मैंने पहले भी ये टॉपिक पे टेस्ट लिया था तो बच्चों को इतने क्वेश्चन बने थे, अब मैं दूसरा टेस्ट ले रहा हूं वही टॉपिक का तो बच्चों को इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, लेवल भी लगभग मैं सेम रख रहा हूं। तो मैं कैसे कर रहा हूं, जैसे स्टूडेंट कोई होता है ना, उसका हाफ ईयरली में, छिमाही परीक्षा में मैंने देखा इसका परिणाम ऐसा था, तो मैं बोलूंगा वार्षिक में भी क्या होगा, लगभग सेम रहेगा, एकदम चमत्कार तो हो नहीं जाएगा। भाई गिरी हालत में बेचारा हाफ ईयरली में पास हो पाया है, अब ये तो होगा नहीं एकदम से चमत्कार हो जाए है ना, और वार्षिक में वो एकदम टॉप कर जाए, तो ये तो नामुमकिन है ना। तो ये चीज आपका बताती है आपकी क्या, क्राइटेरियन वैलिडिटी। ठीक है, तो ये एक टाइप था वैलिडिटी का आपका। इसके बाद और भी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, है ना, इसकी, तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर दोस्तों यहीं तक करते हैं, काफी लंबा हो गया लेक्चर, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अब हम कल देखेंगे इसी टाइम पे, मतलब 6 बजे से ही क्लास रहेगी। आगे की जो वैलिडिटी है वो हम उसमें आगे की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो हमारी विशेषता है, चाहे एक्यूरेसी हो, चाहे क्राइबिलिटी हो, चाहे जनरलाइजेशन हो, इंपेरिकल हो, सिस्टमैटिक हो, कंट्रोल फैक्टर हो, लॉजिकल हो, साइक्लिकल हो, रिप्लिकेबल हो, ये सब हम अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कोई डाउट लगे किसी को तो पूछ लीजिए, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ जो है इसकी आपको क्या है ऑटोमेटिक मिल जाएगी, है ना, लेक्चर के नीचे ही, है ना। रिकॉर्डेड सेक्शन में आप देखेंगे तो एक पीडीएफ करके एक फोल्डर भी बना दिया गया है, नया बैच का फोल्डर भी बना दिया गया है, तो उसमें आपको बाकायदा क्या है पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनकेस आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, है ना, अगर आपको कोई डाउट है तो। यहां पर है किसी को कोई डाउट, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो भाई, नहीं तो फिर बोलोगे सर आपने डाउट था बताया नहीं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से, नहीं तो हम कल मिलते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ में आप लोगों की सेव कर देता हूं, इनकेस कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए 3 मन में हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए कुछ टॉपिक को आप साथ में करते चलें, जैसे मैथ्स रीजनिंग है उसमें आपके वीडियो ऑलरेडी हैं,
वो साथ में करते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड में दे रखे हैं मैथ्स रीजनिंग के। अगर नहीं कर रहे हैं, बाकी मैं यहाँ पे तो करवाऊंगा ही, लेकिन इन केस अगर वो साथ में करते चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है खुद को समझने में, है ना। मैं तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के जगह, दो क्वेश्चन के जगह एक करवा दूंगा, है ना, लेकिन हो जाएगा वो टाइम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में मैथ्स रीजनिंग करनी है तो एक बार वो जो आपका है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी तो मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में करवा ही दूंगा। इन केस कोई सजेशन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, नंबर आपके पास है ही व्हाट्सएप का मेरा, है ना। तो कोई डाउट लगता है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे, है ना। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो, है ना, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।